नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम्स होती हैं, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, DSSB, EMRS, NVS, KVS, BPSC, MPPSC या फिर RPSC, कोई सी भी ऑल ओवर इंडिया म्यूज़िक एग्ज़ाम जितनी भी होती है, सभी की तैयारी स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए कई सारी थ्योरी क्लासेस इसी चैनल पे अवेलेबल है, जिसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है, आप उनको जाके देख सकते हैं। उनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से एक ही जगह सभी चीज़ें पा सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी पेपर सॉल्यूशन हैं अलग अलग एग्ज़ामों के, सभी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। उनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। रिसेंटली जिसमें एमपी सेट, यूजीसी नेट जो पेपर हुए हैं, सभी की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाके उनको गो थ्रू करिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में कोई से भी पेपर के म्यूज़िक के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एमपीपीएससी का क्वेश्चन नहीं आ सकता है। शर्त यह है कि वो म्यूज़िक का होना चाहिए, बाकी किसी भी एग्ज़ाम से किसी भी एग्ज़ाम में म्यूज़िक के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेरी सजेशन यही है कि आप हर एग्ज़ाम के पेपर्स को सॉल्व करें, और सब मैंने यहाँ पे सॉल्व करा रखे हैं, तो आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा। बस आपको प्लेलिस्ट और जो लिंक है उनको डिस्क्रिप्शन में जाके देखना है। अब जो हमारा मेन जो आज का वीडियो का मोटिव है, मैंने इसके दो पार्ट आपके करवा दिए हैं। DSSB म्यूज़िक एग्ज़ाम का जो ओल्ड पेपर है PGT का, इसके दो पार्ट में आपके करवा चुका हूँ। वो तीसरे पार्ट में इसको हम आज ख़त्म करने वाले हैं, इस पेपर को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। पिछला जो दो पार्ट हुए हैं उसमें मैंने 62 क्वेश्चंस आपके करवा दिए थे। अब बचे हुए जो 38 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन में से जो 62 हो गए थे, तो 38 जो बचे हैं वो हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। उनको पूरी तरीके से मैं आज कंप्लीट कर दूंगा, तो ये पूरा आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। पेपर शुरू करने के पहले जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे न्यू बैचेस लॉन्च कर दी गई है, और ये आपकी सभी म्यूज़िक एग्ज़ाम्स के लिए है। खासकर DSSB जो आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए, यूजीसी नेट के लिए, EMRS के लिए, NVS के लिए, KVS के लिए, और जितनी भी कॉम्पिटिटिव म्यूज़िक एग्ज़ाम है सभी के लिए ये बैच शुरू कर दी गई है। और इसमें आपकी लाइव क्लासेस होने वाली है। हर वीक आपकी 3 लाइव क्लास होगी। इसके अलावा हर वीक आपका एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और आपको जितनी भी लाइव क्लास होगी उनकी रिकॉर्डिंग और PDF सभी प्रोवाइड कर दी जाएगी, और इसके अलावा स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। इस कोर्स की जो प्राइस है वो मात्र 599 रुपीज़ है पर मंथ। सब स्टूडेंट के जो सुझाव थे कि सर मिनिमम प्राइस में कुछ लाएं, तो इसीलिए कम से कम मिनिमम प्राइस में ये रखा गया है। कोर्स को रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस मेरे नंबर पे कांटेक्ट करना है 6264191897 पर, तो आप इस कोर्स में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो मेरा MP टेट का ये मैंने कोर्स काफ़ी पहले लॉन्च किया था, ये भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये पूरी 1.5 मंथ की क्लासेस थी, 1.5 मंथ की क्लासेस ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप इसमें रजिस्टर करते हैं तो आपको ये 1.5 मंथ की क्लासेस पूरी तुरंत ही प्रोवाइड कर दी जाएगी, और इसमें जो भी आपके 2 सेट बनते हैं टेस्ट के टॉप क्वेश्चंस के, और हर वीक जो एक टेस्ट यानी 6 टेस्ट है ये भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो 1.5 मंथ का मैंने अलग से आपके लिए निकाला है, उसमें यह है कि आपके लिए हर दिन मतलब हर वीक आपकी 2 लाइव क्लासेस होगी, जो कि आपकी एब्सोल्युटली फ्री होने वाली है 1.5 मंथ की। इसी कोर्स में आप ऐड कर लीजिए, अगर आप इसमें रजिस्टर होते हैं तो वो भी आपको इसमें फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। रजिस्टर होने के लिए वही नंबर है सेम जो मैंने अभी बताए हैं, तो उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक आपको मतलब नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइए, वहाँ डेली मैं आपके 5 MCQ कराता हूँ। चलिए अब हम हमारे पेपर सॉल्यूशन पे चलते हैं। पार्ट 3 पे कर रहे हैं हम आज। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। चलिए 162 तक मैंने आपके क्वेश्चन करा दिए थे, ये आप देख सकते हैं 162।
पंडित दुर्गालाल कौन से घराने से, तो ये मैंने करवा दिया था जयपुर घराने से। तो ये जो दो पार्ट हैं पुराने, अगर ये आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए, उसमें आपको पूरा 162 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये थर्ड पार्ट है, इसमें हम 200 क्वेश्चन तक इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम हमारे क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है 163 नंबर का। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां बजाने में माहिर थे, तो क्या बजाने में माहिर थे वो? सारंगी बजाने में। और इनका प्रिय बाजा कौन सा था? वाद्य कानून इनका प्रिय बाजा था। और 1901 में इनका जन्म हुआ था लाहौर में। ये जितनी भी जानकारियाँ मैं बता रहा हूँ आप सब इनको याद रखिए। और इनके बारे में अगर मैं बताऊँ तो याद पिया की आए इनकी ही रचना है। फेमस जो रचना है याद पिया की आए, डबल ए कर लीजिए इसको। तो ये इन्हीं की रचना है। इनके पुत्र का नाम है मुनव्वर अली खां। मुनव्वर अली खां, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। और इनका प्रिय बाजा है वाद्य कानून। वाद्य कानून, तो भूलिएगा नहीं, इसको कंप्लीट करिए। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, मतलब इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सारंगी। सारंगी में भी माहिर थे वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग पुरिया में खालिस्तान स्वर का बहुत्व है, तो किसका बहुत्व है? तीव्र मध्यम का। नेक्स्ट चलते हैं, खालिस्तान तान सितार बाज से गायकी में आई, तो कौन सी तान मतलब किससे आई? तो सितार बाज में जमजमा जो होता है आपका, तो इससे आपकी आई। फिर अनुपराग विलास इन्होंने लिखा, तो किसने लिखा? पंडित कुमार गंधर्व ने अनुपराग विलास को लिखा था। ये अनुपराग विलास पंडित कुमार गंधर्व का ग्रंथ है। बी आर देवधर जी की बात करें तो ये आपके भातखंडे जी के शिष्य हैं। और विष्णु नारायण भातखंडे और विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, ये हमारे संगीत की दो महान विभूतियाँ हैं। नारायण भातखंडे जी की बात करें तो उन्होंने 1860 में उनका जन्म हुआ है बालकेश्वर बम्बई में। और पलुस्कर जी की बात करें तो 1872 में कुरुंदवाड़ में इनका जन्म हुआ है। कई सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है। पलुस्कर जी की पुस्तकों में भजनामृत लहरी, आपके भजनामृत लहरी काफ़ी फेमस पुस्तक है। इसके अलावा आपका राग प्रवेश, संगीत बाल बोध, और विष्णु नारायण भातखंडे जी की मल्लक्ष्य संगीतम, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और क्रमिक मालिका, काफ़ी सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है। अब इसमें हम चलते हैं इनके घराने, और ये सब मैंने बताए थे पहले, आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जो आपका डीवी पलुस्कर साहब हैं, इनके जो गुरु हैं वो आपके हैं बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर। और विष्णु नारायण भातखंडे जी के गुरु हैं आपके वजीर खां, और रामपुर घराने से ये बिलोंग करते हैं। और पलुस्कर जी ग्वालियर घराने से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, पश्चिमी स्वर लिपि का खालिस्तान हिंदुस्तानी संगीत के 2 मात्रा के बराबर होता है। तो हिंदुस्तानी संगीत की 2 मात्रा के बराबर पश्चिमी स्वर लिपि का क्या होता है? मतलब ये जो मात्राओं के नाम दे रखे हैं कि ब्रीव में अलग मात्रा होती है, मिनिम में अलग होती है, तो ऐसे कौन सा होता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिम। जो पाश्चात्य में 1/2 मात्रा का होता है, लेकिन भारतीय मात्रा में कितना होता है? 2 मात्रा का होता है। और बाकी जिनके भी नाम दे रखे हैं इनके भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ब्रीव आपका भारतीय मात्रा में 8 मात्रा का होता है। क्रोचेट आपका भारतीय मात्रा में 1 मात्रा का होता है। और सेमी क्वेयर आपका भारतीय मात्रा में 1/4 मात्रा का होता है। तो सब याद कर लीजिए आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामों के लिए। नेक्स्ट आपका आता है, सड़ज और कोमल ऋषभ के बीच का अंतराल है। तो सीधी सी बात है कि अगर मेरा सा है और ये मेरा कोमल रे है, तो इसमें बीच में कितने का आधा टोन का अंतराल है, मतलब ये क्या हो गया? सेमी टोन। और सेमी टोन को हिंदी में अर्धस्वर अंतराल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, सदारंग यह इनका उपनाम है। तो इनका उपनाम क्या है, मतलब किसका उपनाम है ये? तो ये है नियामत खां का। फिरोज खां का उपनाम क्या है? अदारंग। और फैयाज खां को प्रेम पिया उपनाम है इनका, प्रेम पिया। और आपके मोहम्मद हुसैन सरकी जी जो हैं वो बड़े ख्याल के आविष्कारक है। किसके? बड़े ख्याल के आविष्कारक आपके मोहम्मद हुसैन सरकी, और 15वीं सदी में इन्होंने बड़े ख्याल का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान वह संगीत शास्त्री थे जिन्होंने रागों को ग्राम और भाषा रागों में बांटा।
तो वो आपके हो जाएंगे मतंग मुनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रंथों के बारे में सभी के बारे में इनके ग्रंथों के बारे में सभी को पता है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ और पहले भी मैं बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक श्रेष्ठ पश्चिमी संगीत शास्त्री जिन्होंने बहरा होते हुए भी सिम्फनी की रचना की, तो वो कौन थे? वो थे बीथोवन, याद रखिएगा। यहूदी मेहनून यहूद मेनुहिन जो है आपके वायलिन से संबंधित है। पंडित रविशंकर जी के संग जुगलबंदी की है इन्होंने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मतंग और अभिनव गुप्त की परंपरा इन्होंने आगे बढ़ाई। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है कि मतंग और अभिनव गुप्त जी ने किसकी परंपरा आगे बढ़ाई, तो वो आपका आएगा भरत जी की। क्योंकि अगर हम भरत जी का देखें तो भरत जी तो पहले आए इनके, और बाकियों के नाम भी बाद में आते हैं। तो इस हिसाब से भरत जी जो आएगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन को आप ठीक करिए कि मतंग और अभिनव गुप्त जी ने किसकी परंपरा आगे बढ़ाई, तो भरत मुनि की परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया। अभिनव गुप्त ने नाट्य शास्त्र की टीका लिखी है जो कि भरत जी के द्वारा लिखी गई है, तो इनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। तो क्वेश्चन ही थोड़ा सा अलग है, यानी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीर खुसरो ने खालिस्तान से भारतीय संगीत सीखा, तो किससे सीखा? गोपाल नायक से। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तबला में कुल अक्षरों की संख्या, तो कितनी अक्षर होते हैं? तबले में 10 होते हैं कुल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ट्रेबल क्लैप में खालिस्तान को अंतिम चरण में रखा गया। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है, मुझे जो आयोग द्वारा पता चला, जो DSSB ने माना है, वो माना है ग को इन्होंने करेक्ट आंसर माना है। लेकिन मेरे को इसमें संशय है, मुझे लगता है इसका करेक्ट आंसर आपका म होना चाहिए। आप थोड़ा सा इस पर सर्च करें और इसको मतलब रीचेक करें और मुझे बताएं कमेंट करके कि क्या इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन ध्रुपद गायकों को यह भी कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? कलावंत कहा जाता था। काफ़ी सिंपल है। अगर आपसे धमार का पूछ लें कि प्राचीन धमार गायकों को क्या कहा जाता था, तो उसके लिए भी आपका कलावंती आएगा। गलत नहीं करिएगा। अभी एक बार मैंने घुमा फिरा के क्वेश्चन एक बार आपके टेलीग्राम पे पूछ लिया था, तो कई स्टूडेंट्स ने इसको गलत कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए ध्रुपद का आविष्कार कब हुआ है? तो 15वीं शताब्दी में ध्रुपद का आविष्कार हुआ है। किसने करा है? मानसिंह तोमर जी ने करा है। मानसिंह तोमर जी ने। और मानसिंह तोमर जी की पत्नी का नाम क्या है? तो मृगनयनी उनकी पत्नी का नाम है, मृगनयनी। याद करते चलिए सारी चीज़ें। और मानसिंह तोमर जी का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? मानकोतोहल ग्रंथ है। और मानकोतोहल का फारसी अनुवाद किसने किया? तो वो किया आपके फ़कीरुल्लाह ने। किसने किया? फ़कीरुल्लाह ने। फ़कीरुल्लाह किस ग्रंथ के अंतर्गत किया? किस ग्रंथ के अंतर्गत किया उन्होंने? तो उन्होंने राग दर्पण के अंतर्गत किया। राग दर्पण। नोट करते चलिए सभी चीज़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कलानिधि की बात करें तो कलानिधि किनकी रचना है? कल्लीनाथ जी की है, जो कि संगीत रत्नाकर की टीका है। नायक किसको कहते हैं? जो आधुनिक गायन की शैलियों को भी जानता हो और प्राचीन गायन की शैलियों को गाते भी उसको आता हो, तो ऐसे व्यक्ति को नायक कहते हैं। और गायक तो आप सभी को पता है, जो अच्छा कलाकार हो, सही ढंग से स्वर ताल लय में गा सके, वो आपका गायक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन पुस्तकों में, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका कलावंत है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। प्राचीन पुस्तकों में खालिस्तान प्रकार के गमक बताए गए, तो कितने प्रकार बताए गए हैं? 15 प्रकार बताए गए हैं सारंगदेव जी द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कर्नाटकी ताल पद्धति में, और कर्नाटक में कितने बताए गए? तो कर्नाटक में 10 बताए गए, याद रखिएगा। और 15 सारंगदेव जी ने बताए हैं। दक्षिण में 10 हैं और सारंगदेव जी ने 15 बताए, और बाकी सब अलग अलग ग्रंथकारों ने अलग अलग बताए। कर्नाटक ताल पद्धति में खालिस्तान यह 8 मात्रा के जितना होता है, तो ये क्या होता है? गुरु होता है 8 मात्रा का, यानी करेक्ट आंसर आपका गुरु हो जाएगा। लघु होता है 4 मात्रा का। काकपद होता है आपका 16 मात्रा का। और प्लूत आपका होता है 12 मात्रा का, तो याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें करेक्ट आंसर आपका गुरु हो जाएगा।
179 क्वेश्चन, खालिस्तान यह समूह से प्रसारित कर सकते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका भजन हो जाएगा। ये सभी को पता है कि भजन जब भी हम गाते हैं तो उसको हम समूह द्वारा भी प्रसारित कर सकते हैं। जाति स्वर, प्रबंध, कीर्तनम, इसको समूह द्वारा प्रसारित नहीं किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर भजन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मंद्र पंचम से तिगुनी फ्रीक्वेंसी वाले तानपुरे मंद्र पंचम से मिलाया गया स्वयंभू स्वर होता है, तो कौन सा होता है, तो मध्य प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ध्रुपद गायकी में उपयोग होने वाले 10 मात्रा ताल है, तो कौन सा ताल है, सूल ताल है। ऐसे जनरली ध्रुपद में चौताल का उपयोग होता है, और धमार का मतलब धमार जो शैली होती है उसमें धमार ताल का उपयोग होता है, और ध्रुपद में 10 मात्रा का ताल जो उपयोग होता है वो आपका होता है सूल ताल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान यह समूह से प्रसारित, देखिए मैंने कल कहा था ना आपसे कि ये हर जगह यह समूह से प्रसारित वाला क्वेश्चन आपको आगे काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, तो ये यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है यह समूह से प्रसारित कर सकते हैं, तो ये बड़ा अजीब इन्होंने ऑप्शन दिए हैं कि तीव्र, मंद्र, कुमुदती और तारा। तो कुमुदती तो आपका हो गया श्रुति से संबंधित, और तीव्र, मंद्र और तार जो होता है वो होता है सप्तक। तो सप्तक में मंद्र को भी हम, तीव्र जो होता है आपका वो तो आपका स्वर का प्रकार है, और मंद्र और तार जो हो गया वो सप्तक हो गया। तो सप्तक में हम समूह से कैसे, क्या मतलब, ये तो कुछ अजीब ही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर इन चारों में से मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ही गलत है, और जो आयोग ने इसका करेक्ट आंसर माना है वो तारा माना है, लेकिन हो सकता है कि ये क्लेम में गया हो उस टाइम पे ये प्रश्न, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत के शुद्ध निषाद को कर्नाटक संगीत में क्या कहते हैं। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, काकली निषाद कहते हैं। और आपके कोमल निषाद को क्या कहते हैं, अगर कोमल निषाद पूछ लेते तो कैशिक हो जाता आपका, तो यहाँ पे कोमल निषाद का मैंने लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कर्नाटकी संगीत में राग अहिर भैरव को क्या कहते हैं, तो अहिर भैरव को चक्र यकम कहते हैं। इसमें यहाँ पे इन्होंने ये भी हिंदी में मिस्टेक करी, चक्र वाका लिख दिया, उसको चक्र यकम कहते हैं, नोट कर लीजिए, चक्र यकम, चक्र यकम। और खरहर प्रिया किसका है, काफ़ी का, काफ़ी को खरहर प्रिया कहते हैं। और आनंद भेवरी और सिंधु भेरवी ये तो हिंदुस्तानी है। शुद्ध मध्यम की फ्रीक्वेंसी षड़ज से खालिस्तान गुनी अधिक होती है, तो अब यहाँ पे शुद्ध मध्यम की होती है 320, और आपके षड़ज की होती है, षड़ज से बोला है उन्होंने तो षड़ज की होती है 240। जब इसको काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 4 जा 32 और 8 3 जा 24, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 4/3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खान का जन्म कहाँ हुआ, तो ये इनका जन्म हुआ था शिवपुर, बांग्लादेश, उस समय का ये बांग्लादेश था। चलिए आगे चलते हैं, उस्ताद इमदाद खान खालिस्तान कलाकार हैं, तो किसके कलाकार हैं, इमदाद खां सितार के, इमदाद खानी घराने के प्रवर्तक भी हैं इमदाद खां। और विलायत खां और इनायत खां ये सब इन्हीं के वंशज में आते हैं। हमीर और कामोद में खालिस्तान या उभय होना है, तो मतलब खालिस्तान क्या इसमें सेम है, तो वह आपका हो जाएगा मपा धपा। याद रखिएगा आप, इसमें हमीर में गम धनी सा सानी धपा मपा धपा चलता है, और कामोद में रेपा मपा धपा, यानी मपा धपा जो है वो दोनों में आपके कॉमन है। अब नेक्स्ट आपका राग पुरिया धनाश्री में खालिस्तान स्वर का केवल आलंगन बहुत्व होता है, तो किसका होता है आपके, ये मध्यम का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मालगुंजी राग खालिस्तान ताल से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, आपके काफ़ी से संबंधित है। अब आपके 10 प्रश्न और बचे हैं। चलिए, खालिस्तान को समूह से प्रसारित कर सकते हैं, तो अब इसमें अगर भिन्न होता तो भिन्न से भी एक ही आंसर आता, और समूह से प्रसारित में भी एक ही आंसर आता। तो उदात, अनुदात और स्वरित जो आपका है ये वैदिक स्वरों में आता है, और कंपित जो आपकी होती गमक, तो गमक जो होती है उसमें 2-3 स्वरों का, यानी 3 स्वरों का, 3 से 4 स्वरों का मिश्रण होता है, तो इसलिए गमक जो हो जाएगा वो समूह से प्रसारित होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका कंपित हो जाएगा। कंपित जो होता है आपका 1/4 मात्रा काल का होता है, याद रखिएगा, और खटका भी इसे कहते हैं। खालिस्तान यह सबसे पहली साम रचना थी, तो कौन सी थी, पूर्वार्चिक।
नेक्स्ट चलते हैं, खाली स्थान को समूह से प्रसारित कर सकते हैं। देखिए फिर वही चीज़ हो गई यहाँ पे। हालांकि इसमें हम तुलसीदास जी अलग ही समझ में आ रहे हैं, क्योंकि तानसेन, बृहच्चंद, श्रीचंद्र ये आपके वाणियों से संबंधित है। अब तुलसीदास जी को इन्होंने किस प्रकार से ये सोचा है कि समूह से प्रसारित, ये मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन अगर एक हम मोटा मोटा हिसाब लें तो हो सकता है कि भजन के संदर्भ में, क्योंकि भजन का अभी हमने देखा कि भजन समूह से प्रसारित किया जाता है, तो उस हिसाब से। नेक्स्ट आते हैं, पंडित कुमार गंधर्व ने खालिस्तान के भजन लोकप्रिय किए, तो किसके किए? निर्गुणी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाबा अलाउद्दीन खान ने खालिस्तान राग का आविष्कार किया, तो किसका करा? हेम बिहाग का। अब परमेश्वरी, रांगेश्वरी और आपके तिलक शाम ये आविष्कार किया है रविशंकर जी ने। तो एग्जाम में अगली बार ऐसा पूछा जा सकता है कि तिलक शाम किसके आविष्कृत राग है, या फिर परमेश्वरी या रागेश्वरी, तो याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हेम बिहाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान को समूह से प्रसारित कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आयोग ने आंसर माना है, DSSB आयोग ने, इन्होंने रौद्र को माना है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें करेक्ट आंसर आपका शोक होना चाहिए। क्योंकि जब हम शोक प्रकट करते हैं यानी दुख प्रकट करते हैं, तो जब साथ में समूह से प्रसारित कर सकते हैं, लेकिन रौद्र को कैसे प्रसारित करेंगे? तो ये आपका मतलब गलत ऑप्शन मेरे हिसाब से हो रहा है। फिर भी आप रीचेक करिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे अपडेट करें, लेकिन मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर शोक ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। प्राचीन रसों की संकल्पना के अनुसार गंधार और निषाद स्वरों से कौन से रस को मतलब संबंधित बताया गया है? तो वो आपका हो जाएगा करुण रस। अगर आपने रस से रिलेटेड मेरा एक वीडियो पढ़ा है, जैसे मैंने थ्योरी के बारे में बताया कि थ्योरी के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो रस से संबंधित स्वर का क्या संबंध है, जानवरों से क्या संबंध है, ऋषियों से, तो इस प्रकार से मैंने सारे आपका एक पूरा बना रखा है कि द्वीप से क्या संबंधित है। एक पूरा वीडियो इस पे बना हुआ है, तो वो जाके आप चेक करें, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और आपके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की मिल जाएगी। शायद थ्योरी क्लास नंबर 2 है कि 3 है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तानी ताल की खाली को ऐसा भी कहते हैं। अब देखिए इसमें जो आयोग ने क्वेश्चन में आंसर माना है वो आपका माना है विक्षेप, ये माना है। तो विक्षेप भी हो सकता है और विसर्जितम भी हो सकता है। इसका कारण ये है कि दक्षिणी संगीत में खाली नहीं होती और खाली की जगह पे विसर्जितम का प्रयोग किया जाता है। और विक्षेप ऐसे हो सकता है कि आपका विक्षेप जो होता है वो आपका आता है निशब्द क्रिया में, और सन्निपात आपका होता है सशब्द क्रिया में। तो निशब्द क्रिया वो होती है जो मन ही मन उंगलियों पर मात्राओं को गिनना, यानी उसमें कोई भी आवाज़ नहीं होती। तो विक्षेप यानी एक प्रकार से उंगलियों को गिन रहे हैं हम, तो खाली भी उसमें कह सकते हैं। बाकी विक्षेप को एक उसका विक्षेप की परिभाषा ये भी है कि बाएं हाथ से जो हम उंगलियों को ऊपर करके, हाथों को ऊपर करके और दाईं हाथ की ओर ले जाना, ये भी एक विक्षेप की परिभाषा है। तो उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि इसका आंसर विसर्जितम होना चाहिए था। चूँकि आयोग ने माना है तो ये भी आपका सही हो सकता है, क्योंकि खाली में ये भी आ सकता है, तो विक्षेप भी हो सकता है सही हो, और आप रीचेक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद गायकी का खालिस्तान यह एकमात्र घटक है, तो कौन सा है आपका? लयकारी। लयकारी, अलग अलग लयकारी में ध्रुपद गायकी को गाया जाता है, मेन उसका तत्व लयकारी ही है। नेक्स्ट आपका और लास्ट क्वेश्चन है आपके पेपर का, पंडित रामशराय झा ने लिखा है, तो क्या लिखा है उन्होंने? अभिनव गीतांजलि, याद रखिएगा। अब इसी में 3-4 पुस्तकें, तो तीनों को आप याद रखिए। अभिनव राग मंजरी जो आपका है वो आपका लिखा है भातखंडे जी ने, अभिनव गीतांजलि लिखा है रामेश्वराय झा जी ने, और अभिनव ताल मंजरी आपके लिखा है अप्पा तुलसी जी ने। तो ये कन्फ्यूजिंग वाला बनता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिए ताकि एग्ज़ाम में गड़बड़ी ना हो। और अभिनव भारती लिखा है अभिनव गुप्ता जी ने। तो सब चीज़ें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, तो किसी भी प्रकार से आपकी एग्ज़ाम में गलती ना हो। तो ये था हमारा आज का पार्ट नंबर 3, जिसमें मैंने आपको जो पेपर का जो आखिरी पार्ट था यानी सब कुछ पूरा पेपर कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे तो उनको जाके देखिए, और वो देखने के बाद आपका ये पूरा पेपर आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ये सॉल्यूशन था आपका DSSB का PGT म्यूज़िक का। अब मैं TGT म्यूज़िक का भी बहुत जल्द आपका सॉल्यूशन लाऊंगा।
बस शर्त ये है कि आपको अगर मेरे वीडियोस और क्लासेस अच्छी लगती हो तो दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत काफ़ी लगती है वीडियो बनाने में और कुछ नई नई चीज़ें आपके लिए ढूंढने में। एक ही क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चनों को कराने की मेरी कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। अब अगर आपको मेरी क्लासेस, मेरे वीडियोस और जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ अगर आपको अच्छी लगे और दिल से आवाज़ आए तो मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।